Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. And today, let's begin with chapter number 2. अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी की। तो चैप्टर 2 के अंदर टोटल सेक्शन है 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लॉज 1 बताता है सिंपली कि ऑफिशियल गैजेट में नाम क्या दिया गया है इसका, अथॉरिटी का मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लॉज 2 सिंपली ये बताता है कि अथॉरिटी जो जेडीए होगा, जेडीए बॉडी कॉरपोरेट होगा, यानी कि उसका खुद का परपेचुअल सक्सेशन का राइट होगा, एक कॉमन सील होगी। तीसरी बात, वो लैंड एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। फोर्थ थिंग, प्रॉपर्टी कैसी होगी, मूवेबल या इमूवेबल, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और छठी चीज़ कि सू कर सकता है, और जेडीए को सू भी किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो जेडीए खुद सू भी कर सकता है किसी को, और जेडीए को भी सू किया जा सकता है, क्योंकि वो एक कॉरपोरेट एंटिटी होगा। और क्लॉज 3 सिंपली ये बोलता है कि अथॉरिटी का मतलब समझा जाएगा लोकल अथॉरिटी से, और लोकल अथॉरिटी शब्द का जो मतलब दिया गया है वो दिया गया है राजस्थान जनरल क्लॉजेज एक्ट 1955। नेक्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं सेक्शन नंबर 4 को, जिसमें बताया है कंपोजिशन ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर उसका क्या कंपोजिशन होगा, कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी, और सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसी पर्टिकुलर सेक्शन में टोटल क्लोजेज जो हैं वो 9 क्लॉजेज हैं, ठीक है। क्लॉज 1 सबसे बड़ा है, जिसके अंदर पार्ट दिए गए हैं, मतलब बताया गया है कि कौन कौन जब जेडीए के अंदर यहाँ पे बैठेगा, क्या क्या होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले से। तो क्लॉज 1 का हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके 27। शुरू करते हैं। पहला, चेयरमैन होगा। चेयरमैन कौन होगा? तो चेयरमैन 2 लोग बन सकते हैं, या तो चीफ मिनिस्टर होगा राजस्थान सरकार का, या फिर गवर्नर का जो है नॉमिनी होगा ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि प्रेसिडेंट की जब तक रूल है या प्रेसिडेंट की जब तक चाहत है तब तक वो रखेगा उस गवर्नर के नॉमिनी को, ठीक है। वो होगा चेयरमैन, ठीक है। तो पहला तो यही याद रखना है कि सीएम जो होगा, सीएम होता है चेयरमैन, तो है ना, गवर्नर का नॉमिनी भी हो सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूल के अंडर, ठीक है। दूसरी बात, वाइस चेयरमैन जो होगा वो मिनिस्टर इंचार्ज होगा अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान का, ठीक है, जो कि नॉमिनी भी हो सकता है गवर्नर का, ठीक है। तीसरी बात, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द टू द गवर्नमेंट होगा। चौथा, सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का, जिसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालने के लिए सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर, सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के अंदर, सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, फिर होगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान का, ठीक है। वो भी इस कमिटी, इस जेडीए अथॉरिटी के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के अंदर, ठीक है, वो भी इसके अंदर आएगा। उसके बाद 11th नंबर पे होगा चीफ टाउन प्लानर एंड आर्किटेक्चरल एडवाइज़र राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे चेयरमैन होगा RSEB राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, चेयरमैन होगा राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का RSRTC का, ठीक है। चेयरमैन होगा RSIICL का, यानी कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का, चेयरमैन होगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का, चेयरमैन होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा म्यूनसिपल काउंसिल जयपुर का, जिला प्रमुख या जिला परिषद होगा, क्योंकि जयपुर डिस्ट्रिक्ट है तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी सारे चेयरमैन हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के, या फिर कोई भी अदर देन म्यूनसिपल काउंसिल, यहाँ पे जयपुर का जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी आता है वो भी इसके अंदर आएगा, अथॉरिटी के अंदर आएगा। जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, ठीक है, जो भी अपॉइंट किया जाएगा इस एक्ट के लिए, ठीक है, एक एक्ट के अंदर,
उसके बाद जनरल मैनेजर होगा जो कि वेस्टर्न रेलवेज और हिज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो वहाँ से एक मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग से रिप्रेजेंटेटिव आएगा, एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद होगा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आरयू का वाइस चांसलर होगा। ठीक है, सब एरिया कमांडर आर्मी विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सब एरिया, जो भी सब एरिया का मतलब जयपुर रीजन का कोई जो भी है, सब एरिया कमांडर होगा आर्मी के अंदर, वो भी इसके अंदर आएंगे। उसके बाद जनरल मैनेजर टेलीकम्युनिकेशन का होगा, वो भी इसके अंदर आएगा, राजस्थान विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद 7 मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे चेयरमैन के द्वारा, और चेयरमैन हमारे कौन होंगे, या तो चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर का नॉमिनी प्रेसिडेंट रूल के अंदर। ठीक है, सेम वाइस पर्सन के लिए अप्लाई, वाइस चेयरमैन के लिए अप्लाई होता है, लेकिन वाइस चेयरमैन, अब सीएम चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन कौन होगा, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लास्ट आता है कि ऑल द प्रधान्स ऑफ पंचायत समितिस। ठीक है, जो भी सारे पंचायत समिति लगती है जयपुर रीजन के अंदर, ठीक है, उसके जो भी प्रधान हैं, जो जिनका जुरिस्डिक्शन होली या फिर पार्टली जयपुर रीजन के अंदर आता है, तो वो प्रधान भी इस अथॉरिटी के जो हैं मेंबर में गिनाए जाएंगे। ठीक है, मेंबर में आएंगे जेडीए के अंदर। ठीक है, 7 जो मेंबर हैं वो तो अलग ही हैं। ठीक है, और लास्टली जो भी सारे मेंबर होंगे लोकसभा के, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द राजस्थान विधानसभा इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉलिंग होली और पार्टली इन द जयपुर रीजन। ठीक है, तो सारे जो लोकसभा के मेंबर हैं, जो भी मेंबर हैं विधानसभा के, जो जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जयपुर रीजन के अंदर आती है, तो जयपुर रीजन के सारे लोग वो क्या होंगे, तो जो मतलब नॉर्मली आप समझ सकते हो कि जो भी हाउसिंग डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, आरएसआरटी, आरएसईबी, मतलब सारे उनमें से सब के जो भी सेक्रेटरी है, चीफ चेयरमैन वगैरह हैं, वो सारे इसका पार्ट होंगे। इवन वाइस चांसलर आरयू का भी इसका पार्ट होगा, जेडीए का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा था ऑफ कोर्स, बट एक बार पढ़ना इसको ज़रूरी भी था। उसके बाद क्लॉज 2 आता है, 4 का क्लॉज 2 बात करता है। क्लॉज 2 ये बोलता है कि इन मेंबर्स के अलावा भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को, सरकार को लगता है, राजस्थान सरकार को ये लगता है कि ज़रूरत है किसी चेयरमैन की, तो वो चेयरमैन को अपॉइंट कर सकती हैं, किसी फंक्शनल बोर्ड के चेयरमैन को एज अ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, वो मेंबर कहलाए जाएंगे। ठीक है, चेयरमैन किसी फंक्शनल बोर्ड का जो कि मेंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, चेयरमैन जो जेडीए का रहेगा वो तो हमेशा सीएम ही रहेगा, या फिर नॉमिनी ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के अंडर। ठीक है, तो अदरवाइज अगर किसी को करना है तो किसी फंक्शनल बोर्ड जो चल रहा है, ऑलरेडी फंक्शनल बोर्ड है, उसका चेयरमैन उठा के मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डायलॉग भी है ना कि रोड से उठा के हीरो बना देंगे, रोड से उठा के हीरोइन बना देंगे, तो वही वाली चीज़ है। ठीक है, मजाक है। उसके बाद क्लॉज 3 बताता है कि जेडीए का जो चेयरमैन है, यानी कि सीएम जो है राजस्थान का, वो सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, सारी एक्टिविटीज़ को देखेगा। ठीक है, एक्सरसाइज करेगा अपनी पावर्स को, और परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़ को जो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब होगी इस एक्ट के अंडर। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 4 बात करता है वाइस चेयरमैन की। उसका क्या काम होगा, तो उसका ये काम होगा कि एक्सरसाइज करेगा पावर को। पहले मेरे को बता दो कि वाइस चेयरमैन कौन होगा। वो होगा मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थान स्टेट, या फिर नॉमिनी हो सकता है गवर्नर का प्रेसिडेंट रूल के अंदर। ठीक है, तो कहाँ थे हम कि वाइस चेयरमैन अपना पावर जो है एक्सरसाइज करेगा, ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, जैसा ही चेयरमैन कर रहा है वैसा ही सब डेलीगेट करेगा। मतलब जो भी चेयरमैन उसको डेलीगेट कर देता है वाइस चेयरमैन को, तो वो उसका सब काम होगा। ठीक है, चेयरमैन नहीं आया तो चेयरमैन की अगर मतलब सीएम एब्सेंट है तो फिर यहाँ पर जो मिनिस्टर इंचार्ज है ना अर्बन डेवलपमेंट का, वो एक्शन ले सकता है। उसके बाद क्लॉज 5 सिंपली अलाउंसेस पर्सनल एक्सपेंडिचर की बात करता है। क्लॉज 6
और 6 बेसिकली ये बात करता है कि कोई पर्सन जिसे नॉमिनेट कर लिया गया है या फिर मेंबर इस अथॉरिटी जेडीए का बना दिया गया है, तो फिर उसको जो पहले वाली अपनी पद है वो त्यागना पड़ेगा उसको। वो होल्ड करके नहीं रख सकता, उसका बेनिफिट वो नहीं ले सकता। 4 क्लॉज 7 इम्पॉर्टेंट बात करता है और पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन कि यहाँ पर जो मेंबर हैं अथॉरिटी के, अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना है तो वो रेजिग्नेशन इन रिटर्न किसको देंगे। ठीक है, तो इन रिटर्न वो चेयरमैन को देंगे, यानी कि सीएम को देंगे। लेकिन उनका जो रेजिग्नेशन है वो जब तक नहीं माना जाए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक यहाँ पर चेयरमैन ने उसे एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। उसके बाद क्लॉज 8 जो है वो इम्पोर्टेंट बात करता है नॉन ऑफिशियल मेंबर से रिलेटेड। नॉन ऑफिशियल मेंबर ये कौन है? ये वो 7 मेंबर्स हैं जिन्हें नॉमिनेट किया था चेयरमैन ने। ठीक है, अथॉरिटी के चेयरमैन ने नॉमिनेट किया था। वो 7 मेंबर्स जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। और ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है इनका अवधि पीरियड जो होगा, टाइम लिमिट होगा 3 साल का। ठीक है, सर्व करने का 3 साल का। और मान लो कि इनकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है ड्यू टू द रीज़न ऑफ डेथ, रिमूवल या रेजिग्नेशन, तो फिर जो वैकेंसी है वो फिल करी जाएगी फ्रेश नॉमिनेशन के द्वारा। और फ्रेश नॉमिनेशन कौन करेगा? चेयरमैन ही करेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 का क्लॉज 9 लास्टली क्या कहता है? ये कहता है कि कोई एक्ट या प्रोसीडिंग जो है अथॉरिटी का या बोर्ड या कमेटी का या कोई अदर बॉडी का इस रीज़न के तहत इनवैलिड नहीं होगा या इस ग्राउंड पर इनवैलिड नहीं होगा कि मेंबर या फिर अथॉरिटी या बॉडी जो है वो नॉमिनेट नहीं करा गया था। ठीक है, या फिर अपॉइंट नहीं किया गया था। ठीक है, ऑफिस में बैठने के लिए वो थे नहीं। ठीक है, या फिर वैकेंसी थी, मतलब पर्टिकुलर मेंबर जो है, ये जैसे 7 मेंबर थे, हमने फॉर एग्जांपल ये बता देती हूँ कि अगर 7 मेंबर को नॉमिनेट करना था, उसमें से 2-3 मेंबर नहीं नॉमिनेट किए तो नहीं है और कोई एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन जो है वो इनवैलिडेट इसलिए नहीं हो जाएगा कि 2-3 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, जो बात करता है मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी की, यानी कि अथॉरिटी कब मीट करेगी। ये जो जेडीए अथॉरिटी तो बना दी है, मेंबर्स बना दिए, अब ये लोग मिलेंगे कब? तो मिलेंगे 6 महीने में एक बार। ठीक है, दूसरी बात ये बोली गई है क्लॉज 1 में ही कि ये मिलेंगे तो जगह कौन डिसाइड करेगा? तो मिलने की जगह चेयरमैन डिसाइड करता है। उसके बाद क्लॉज 2 बोलता है कि चेयरमैन अगर एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन उसको प्रिसाइड करेगा उस मीटिंग को, और अगर वाइस चेयरमैन भी एब्सेंट है तो फिर उसके जो मेंबर हैं वो प्रिसाइड करेंगे मीटिंग को। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 6 पे, जो कि बात करता है सेसेशन ऑफ मेंबरशिप की, यानी कि मेंबरशिप कब ख़त्म हो जाएगी। तो एक मेंबर जो है अथॉरिटी का, उसकी मेंबरशिप जब ख़त्म हो जाती है, जब वो क्या करता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी शेयर में या फिर पिक्यूनरी मतलब पैसों से लेन देन या फिर इंटरेस्ट रखता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर लोन ले लेता है, या फिर ऐसा कोई अरेंजमेंट या प्रपोज़ल इस तरीके का करता है, या खुद उस प्रपोज़ल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसे सब सिनेरियो में जो मेंबर है वो उस अथॉरिटी का वो सीज हो जाएगा, यानी कि अब वो मेंबर नहीं रहेगा। और इसका प्रोविजन इस बात को और क्लियर कर देता है और क्लियर करके ये बता देता है कि एक मेंबर वो मेंबर नहीं रहेगा अगर वो किसी शेयर इंटरेस्ट वगैरह में, यहाँ पे शेयर होल्डर किसी कंपनी का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या फिर ऐसे ही सच कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या लोन या अरेंजमेंट प्रपोजल या ऐसी कोई चीज़ में एम्प्लॉय हो जाता है, यानी कि इसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, इसमें कुछ इंटरेस्ट उसका निकल के आता है उस मेंबर का, अगर यहाँ पे इस तरीके से वो काम करता है तो फिर, या फिर इवन ऑन लीज पे भी किसी प्रॉपर्टी को या अथॉरिटी एग्रीमेंट के थ्रू लीज पर भी किसी को ले लेता है, किसी प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को, शेयर को, तो भी यहाँ पर क्या होगा, मेंबर वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेंबर होने के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो होल्ड नहीं करना चाहिए अदर देन दिस मेंबरशिप इन द जेडीए। उसके बाद क्लास 2 ये बताता है कि ऐसा कोई भी आरोप लगता है किसी मेंबर पर कि अब उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस अभी हमने डिस्कस करी क्लॉज 1 में, ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आ गया है वो पर्सन,
तो ये सब डिसाइड कौन करेगा? तो ये सब डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा टू दी डिस्क्वालिफिकेशन एंड टू दी सेसेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर ऑफ जेडीए। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहने वाला है और पावर क्या रहेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी की। पहले बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन होगा मेंबर। पहली बात, चेयरमैन होगा, जो कि होंगे जेडीए मतलब जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, चेयरमैन जो होगा उसे जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर बोला जाएगा। दूसरा, सेक्रेटरी होगा, जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, और हिज रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कि नॉट बिलो द डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग का होगा, जो कि रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भी हो सकता है किसका, डिप्टी सेक्रेटरी से रैंक बिलो नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सेक्रेटरी जेडीए का, ठीक है, जो कि मेंबर भी होगा। ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी भी होगा। फोर्थ, चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी राजस्थान। फिफ्थ, चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राजस्थान। सिक्स्थ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राजस्थान स्टेट RACB नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा सब कुछ, बट यहाँ पर टोटल जो दिया हुआ है, जो शामिल किए गए हैं वो मैं बता देती हूँ। टोटल यहाँ पे शामिल किए गए 15 तरीके के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर ये लोग होंगे। ठीक है, हम लोग पहुँचे थे 7th पे। ठीक है, उसके बाद 8th है जनरल मैनेजर RSRTC, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देन डायरेक्टर engineering of the authority, then director town planning of the authority, then director finance of the authority, then collector Jaipur, superintendent of police Jaipur, and then lastly the commissioner of municipal council Jaipur. Okay, प्रोविजन ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को अगर अपॉइंट किया गया है म्यूनसिपैलिटी ऑफ जयपुर के लिए, तो वो भी मेंबर होगा इस कमेटी का। हमने ये तो पढ़ लिया कि कमेटी का मेंबर कौन होगा, लेकिन नीचे ही नेक्स्ट क्लॉज में, क्लॉज 2 में ये लिखा गया है कि कमेटी के पास पावर क्या होंगी, वो क्या परफॉर्म करेगी अपनी ड्यूटीज़ को, क्या क्या ड्यूटीज़ उन्हें परफॉर्म करनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 2, टोटल 11 तरीके की पावर्स एंड ड्यूटीज़ इसमें दी गई हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिवीजन एंड ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ द अथॉरिटी को संभालेगी, प्रिपरेशन करेगी ड्राफ्ट्स का ऑफ रेगुलेशन एंड रिकमेंडिंग द अथॉरिटी फॉर मेकिंग देम। नेक्स्ट, ऑपरेशन करेगी ऑफ द जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड। ठीक है, फोर्थ, प्रिपरेशन करेगी प्रोजेक्ट का, स्कीम्स का। फिफ्थ, अप्रूवल या फिर रिजेक्शन करेगी टेंडर्स का, प्रोजेक्ट्स का, स्कीम्स का। ठीक है, सिक्स्थ, क्रिएट करेगी पोस्ट क्रिएट करेगी अंडर दी अथॉरिटी अप टू सच लेवल एज मे बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन, और इसी के अंडर हमारी JDA JLO की पोस्ट भी आएगी, उनका ये काम भी होगा पोस्ट क्रिएट करने का। ठीक है, सेवन्थ है बोरोइंग एंड, तो ये एक बार अच्छे से ध्यान रख लें कि सेक्शन 7 क्लॉज 2 क्लॉज 6 के तहत हमारी पोस्ट जो है क्रिएट करी गई है JDA JLO की। उसके बाद 7th, बोरोइंग एंड रीबोरोइंग मनी रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी। देन 7th, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी ऑफ द जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट, 9th, making of grants, subventions, loans, advances, sharing expenses with any local or other authority or a person for projects and schemes। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन या फिर विड्रॉल ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी को सू भी किया जा सकता है और अथॉरिटी सू भी कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें भी इसे हैंडल करनी होगी। उसके बाद delegation of any of its powers and duties to its chairman or any of the officer of the authority। ओके, ये सारा काम जो होगा वो क्लॉज 2 में है और ये अथॉरिटी कमेटी के पास काम होगा। क्लॉज 3 ये स्पष्ट करता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी वो सारी चीज़ें, वो सारी पावर ड्यूटीज़ एक्सरसाइज करेंगी जो क्लॉज 2 में दी गई है, लेकिन उसके अलावा भी जो अथॉरिटी टाइम टू टाइम उन्हें जो भी पावर वगैरह एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए डेलीगेट करे वो भी
करेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो अथॉरिटी के अंडर आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। कहाँ दिया गया है? सेक्शन 7। उसके बाद क्लॉज 4 ये बात करता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी। अब ये नहीं दिया गया है कि जैसे अथॉरिटी की मीटिंग होती थी ना 6 महीने के अंदर एक बार होनी ही चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ये ज़रूर दिया गया है कि मीटिंग होगी, पर मीटिंग कौन डिसाइड करेगा कि होगी, कहाँ पे होगी, तो वो चेयरमैन डिसाइड करेगा। अब सेक्शन 8 ये भी बहुत बड़ा है, तो हमें इसे शॉर्ट में समझना है, शॉर्ट में याद रखना है। तो ये याद रखेंगे, सेक्शन 8 क्या बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी एक्सेट्रा की अपॉइंटमेंट की बात करता है सेक्शन 8। और ये सारे लोग जो होंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे अथॉरिटी के, जो कि सुपरवाइज करेगा और कंट्रोल करेगा ऑफिसर्स को एंड सर्वेंट्स को। इसके बाद यहाँ पर फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ इनकी प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो क्या क्या होंगी। पहला, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ द अथॉरिटी। दूसरा, जैसा कि अदरवाइज प्रोवाइड नहीं किया गया हो, तो मतलब और अदरवाइज नहीं लिखा गया हो, तो इनका पावर ये भी होगा कि अपॉइंटमेंट कर सकते हैं स्टाफ का, ठीक है, एज पर स्ट्रेंथ सैंक्शन बाय द अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव कमिटी। उसके साथ उनका रिमूवल, डिसमिसल एंड ऑल्सो पनिशिंग देम भी आएगा उनकी पावर के अंडर। उसके बाद इंटरनल प्रोसीजर को देखना, मैनेजमेंट करना ऑफ द अथॉरिटी, वो भी इसमें आएगा। प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स ऑफ द अथॉरिटी को एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो भी इसमें आएगा। उसके बाद ग्रांट ऑफ एनी परमिशन वो करना, ठीक है, रिफ्यूज़ करना, वो भी इसमें आएगा। कॉलिंग टेंडर्स, स्क्रूटनाइजिंग देम, और इसमें शामिल होता है अप्रूव या फिर रिजेक्ट करना उन टेंडर्स को जिनकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। मतलब 1 लाख तक है तो वो डील कर सकते हैं, अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है जो भी है उनका डिसीजन, ठीक है। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा अगर एक्सीड हो गई तो फिर उन्हें रिकमेंड करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी को उस चीज़ को। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट्स, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट आता है कि सारी पावर्स, अदर पावर्स, फंक्शन, ड्यूटीज़ जो कि रेगुलेशन से उनके ऊपर डाल दिए जाएं, तो वो सारी पावर्स, फंक्शन, ड्यूटीज़ उन्हें एक्सरसाइज करनी होगी। सेक्शन 8 का क्लॉज 2 बोलता है कि एड और एडवाइस करने के लिए जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को, स्टेट गवर्नमेंट को, इन दोनों को ही एड और एडवाइस करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन से डायरेक्टर? तो डायरेक्टर होगा पहली बात इंजीनियरिंग, हु शैल नॉट बी द रैंक बिलो ऑफ चीफ इंजीनियरिंग ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन। तो चीफ इंजीनियर सिविल कंस्ट्रक्शन का उससे नीचे का नहीं होगा वो पर्सन जिसे डायरेक्टर बनाया जाएगा, ठीक है। टाउन प्लानिंग का डायरेक्टर, जो कि चीफ टाउन प्लानर या फिर चीफ टाउन प्लानर या आर्किटेक्चरल एडवाइज़र से नीचे का नहीं होगा। और उसके बाद डायरेक्टर होगा फाइनेंस का। तो 3 तरीके के डायरेक्टर होंगे। इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर चीफ इंजीनियर सिविल कंस्ट्रक्शन से नीचे नहीं चाहिए। दूसरा चाहिए टाउन प्लानिंग का, जिसके अंदर रैंक चीफ टाउन प्लानर या फिर चीफ टाउन प्लानर एंड आर्किटेक्चरल एडवाइज़र से ऊपर होनी चाहिए, बिलो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा डायरेक्टर फाइनेंस का होगा, जिसकी रैंक जो है बिलो नहीं होनी चाहिए चीफ अकाउंट्स ऑफिसर से। उसके बाद आता है क्लॉज 3, जिसमें सिंपली आपको याद रखना है सेक्शन 8 के क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी होता है। और वो सेक्रेटरी ऑफ अथॉरिटी जो होता है ना, वो सेक्रेटरी टू दी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होगा, अदर कमेटी का भी सेक्रेटरी होगा, और कोई फंक्शनल बोर्ड वगैरह होंगे तो उसका भी सेक्रेटरी होगा, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी ये सब काम भी करता है। उसके बाद क्लॉज 4 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर्स एंड एडिशनल सेक्रेटरीज जो कि असिस्ट करें जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को, ऐसा डिस्चार्ज करें फंक्शंस, और उनको जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर है वो डेलीगेट कर सके ये सब फंक्शन, ड्यूटीज़ वगैरह। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर या सेक्रेटरीज को। क्लॉज 5 सिंपली ये बात करता है क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में, क्लॉज 4 में जो भी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है अथॉरिटी ने, अथॉरिटी के अंडर, तो यहाँ पर उनकी जो सैलरी अलाउंस वगैरह होंगे तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ।
तो स्टाफ की स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, ये सब एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करती है, लेकिन उन ऑफिसर्स का डिसाइड नहीं कर सकती जिनकी हमने अभी प्रीवियसली सेक्शन 8 में बात करी है, जैसे कि जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर या फिर सेक्रेटरी हो गए, ठीक है, या फिर डायरेक्टर्स हो गए, तो उनका ये डिसाइड नहीं कर सकती। पर हाँ, और दूसरे लोग जो ऑफिसर्स हो गए या सर्वेंट्स वगैरह हो गए, तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर अदर कमेटी या फंक्शनल कमेटी वो जैसा डिसाइड करे, करना चाहे वैसा कर सकती है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 10 पे, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ की। क्लॉज 1 स्पेसिफिकली ये बोलता है कि अथॉरिटी जो है वो कंस्टिट्यूट कर सकती है कमेटी को, जो कि होली यानी कि पूरी तरीके से वो मेंबर्स होंगे जो कि अथॉरिटी ने अपॉइंट करे हैं उस पर्पज़ के लिए, या फिर पार्टली ऐसा हो सकता है कि पार्टली वो अथॉरिटी के मेंबर्स हों, या एंड इसके साथ पार्टली जो होंगे अदर पर्सन होंगे, ठीक है, पार्टली अथॉरिटी के मेंबर होंगे और पार्टली अदर पर्सन होंगे जो कि ये फंक्शंस वगैरह को डिस्चार्ज करने वाले हैं। क्लॉज 2 ये बोलता है कि जो ये कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी जो है ऐसी जगह या फिर ऐसे टाइम पे मिलेंगी जैसा कि इस रेगुलेशन में प्रोवाइड किया जाएगा। क्लॉज 3 स्पेसिफिकली ये बात करता है कि मेंबर जो हैं कमेटी के, उनको अलाउंस पे किया जाना चाहिए, ठीक है, अलाउंस पे किया जाएगा जो मीटिंग का पर्सनल एक्सपेंडिचर हुआ है मीटिंग पे वो, एंड अगर कोई और वर्क उनको थमा दिया गया है, ठीक है, कमेटी का, तो फिर उसका भी अलाउंस उन्हें दिया जाना चाहिए। सेक्शन 11 बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा की, जहाँ पर अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो किसके सील साइन वगैरह होना चाहिए, तो सिग्नेचर होना चाहिए चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो भी चेयरमैन वगैरह हैं, अदर कमेटी, ठीक है, या फिर फंक्शनल बोर्ड हैं, ठीक है, तो उनके साइन सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन उसी से होगा। या फिर चेयरमैन ने किसी को इस बिहाफ पे, किसी मेंबर को इस बिहाफ पे बोला हुआ है कि साइन सिग्नेचर वगैरह कर दें, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ ऑथेंटिकेट होगी बाय द जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर या फिर कोई ऑफिसर जो कि अथॉरिटी का होगा इस रिगार्ड इन दिस बिहाफ। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 बात करता है प्रोविजन फॉर इनवाइटिंग गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज अथॉरिटी ऑफिसर्स टू असिस्ट फॉर एडवाइस, ठीक है, तो अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर एंड फंक्शनल बोर्ड जो होगा वो इनवाइट करेगा ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को या फिर अदर अथॉरिटी या फिर कोई भी और अदर व्यक्ति को बुलाएगा मीटिंग में, स्पेशल या फिर परमानेंट इनवाइटी की जैसे, ठीक है, जो कि उनका काम क्या होगा, असिस्ट करना, एडवाइस करना किसी मैटर पर, ठीक है, या फिर किसी मैटर्स पर, बहुत सारे मैटर्स पर, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इन लोगों को यहाँ पर राइट टू वोट नहीं होगा, ठीक है, दे शैल नॉट हैव राइट टू वोट। Thank you for watching till the end and stay tuned for next chapter.